हेलो चलो, तो आज अपन स्टार्ट करें एक और मजेदार सा लेक्चर फिजिक्स का एटॉम्स। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में है ये मिक्स, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स जिसमें कि 3 पार्ट है। पहला हमने खत्म किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ड्यूल नेचर। दूसरा पार्ट हमें स्टार्ट कर रहे हैं एटॉम्स, और तीसरा होगा न्यूक्लियस। सारा समराइज करेंगे, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट एंड जो रेडिएशन प्रेशर की बात है वो भी कर लेंगे। एकदम वरीड नहीं होना है, क्योंकि मुझे आप लोगों को 180 एंड फिजिक्स में 100% से मेंस एंड नीट को सेलेक्ट करवाना है। तो ऑफ कोर्स मैं हर एक चीज कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं सर, धमाका मचाते हैं आज एटॉम्स में। लेक्चर नंबर 1 है फिजिक्स का लेक्चर, और आज अपन पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल की बात करेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा था अलग अलग है, देखना वहां पे सारा कुछ एक ही जगह, यहाँ 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन रदरफोर्ड मॉडल एंड थॉमसन मॉडल का। बात हो रही है एटॉमिक मॉडल का। ये उस जमाने की बात है जब लोग कुछ एटॉम्स के बारे में सोच नहीं पा रहे थे। लोगों को इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब कुछ नहीं पता था लोगों को, न्यूक्लियस नहीं पता था। तब लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर ये दुनिया ब्रह्मांड जो बना हुआ है वो किस चीज का बना हुआ है, वो कैसा है, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। तो उस जमाने में ये चीज सोच रहे थे लोग कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो एटॉम है, जो कि बाद में रदरफोर्ड ने एक तगड़ा धक्का देते हुए, और बाद में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी धीरे धीरे हुई, तो पता चला नहीं सब एटॉमिक पार्टिकल कुछ और है, जो केमिस्ट्री का पार्ट था तुम्हारा। बट फिजिक्स में हम स्टार्ट सीधा रदरफोर्ड मॉडल से करते हैं, यहीं से हमारा पार्ट स्टार्ट होता है। तो रदरफोर्ड वो पहले व्यक्ति थे, वो पहले साइंटिस्ट थे जो, सॉरी, थॉमसन वो पहले थे। रदरफोर्ड थॉमसन के ही रिसर्च लैब का स्टूडेंट था। रदरफोर्ड थॉमसन का स्टूडेंट था, पता है तुम्हें? ये दोनों ग्रेट साइंटिस्ट बने, लेकिन थॉमसन ने सबसे पहले एक एटॉमिक मॉडल की रचना की, जिसमें बताया कि दुनिया में जितने भी चीज बने हुए हैं वो एक छोटे से चीज एटॉम से बना हुआ है, जो एक्चुअल में न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है और कुछ नेगेटिव चार्ज भी है। और थॉमसन ने दिया प्लम पडिंग मॉडल। थॉमसन ने क्या मॉडल दिया? प्लम पडिंग मॉडल। वो जो तुम लोग तरबूजे खरबूजे खाते हो ना, ये वैसा ही मॉडल दिया। इसने बताया, थॉमसन ने क्या बताया कि ये जो मॉडल है हमारा वो इस तरीके का है कुछ, और इसके अंदर ये एक स्फेरिकल नेचर का होता है, और इसके अंदर यहाँ पे पूरे तरीके से ये जो ब्लैक 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 दिख रहा है तुम्हारा, वो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन सीड्स की तरह होता है। जैसे वाटरमेलन के अंदर फ्लैशेस होते हैं और ब्लैक ब्लैक सीड्स होता है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है पड़ा हुआ, और ये क्या है, सीड्स की तरह है, और ये इलेक्ट्रॉन है कहीं कहीं इसके अंदर एम्बेडेड। और ये जो ब्लैक ब्लैक में दिख रहा है ये क्या है? ये फ्लैशेस हैं। ये ब्लैक वाला पोर्शन जो है वो सब क्या है? पॉजिटिवली चार्ज चीज है। और ये जो सीड्स की तरह दिखाया मैंने, ये सब क्या है? ये निगेटिवली चार्ज चीज है, जिसको कि इसने क्या बोला, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव चार्ज है। और ये दोनों मिलके एज अ होल ये कैसा है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव का चार्ज का जो क्वांटिटी है और नेगेटिव चार्ज का जो क्वांटिटी है, ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इसने क्या बोला, ये दोनों बराबर है। चार्ज का क्वांटिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर है, मतलब एटॉम एज अ होल न्यूट्रल है। इसने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बात बताया। इसने थोड़ी सी साइज के बारे में बात करी थोड़ा थोड़ा, ठीक है? तो हमें एटॉम का साइज क्या है, तो एटॉम का साइज और न्यूक्लियस का साइज ये हमें पता ही नहीं था, क्योंकि इसको ये नहीं पता था कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस का डेफिनेशन इसके स्टूडेंट्स रदरफोर्ड ने दिया एक्सपेरिमेंट करके, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। तो यहाँ पे ये जो एटॉम है इसका रेडियस का ज्ञान यहाँ से मिला, जो किसके बराबर है? रेडियस लगभग लगभग कितना, एक स्फीयर का 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है। 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है। तो ये दो ज्ञान हमें इससे बढ़िया मिला। और कौन सा? ये थॉमसन मॉडल से, कि ये एक न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज बराबर होता है, और उसका जो रेडियस है, इसका एटॉम का रेडियस की बात कर रहा है ये। इसे तो पता ही नहीं था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो सबसे पहले किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया सर। तो वो सारे पॉइंट्स को हम लोग एक जगह समझने की कोशिश करेंगे यहाँ से, और देखेंगे सब। तो ये बोला है एटॉम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये पहले लोग थे जो इसने ये सब बताया, बिकॉज पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट on the atom sphere is equal to the negatively charged of the electrons present in the
तो जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, इसीलिए ये न्यूट्रल है। किसने बताया? थॉमसन एटॉम ने बताया। प्लम पडिंग मॉडल इसको बोलते हैं, है ना, प्लम पडिंग मॉडल, लिख लेना इसको, एनसीईआरटी में लाइन मेंशन किया हुआ है। एटॉम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस 10 का पावर -10 मीटर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन बिटवीन। इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से है और ये सब पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। इसने बताया था पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ध्यान रखना। एंड लास्ट पॉइंट बोला, द पॉजिटिवली चार्ज एंड द होल मास ऑफ द एटॉम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे फ्लॉप हुआ ये वाला चीज। थॉमसन ने बताया था कि टोटल मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जबकि ऐसा रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके बताया नहीं होता। तो यहाँ पे ये सब बातें चली, उस टाइम पे लगातार रिसर्च हो रहा था, एक्सपेरिमेंट हो रहा था, और इसी थॉमसन के रिसर्च लैब में इसी का एक स्टूडेंट था, कौन? रदरफोर्ड, जो एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट, थॉमसन के ही लैब में इसी का स्टूडेंट कौन? रदरफोर्ड ने निकाल दिया क्या? एक न्यूक्लियर मॉडल। यस, ये जान के देखना है, मैंने मेंशन किया यहाँ पे। इस एनसीईआरटी बोलती है कि रदरफोर्ड के जमाने में रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट को न्यूक्लियर मॉडल का भी नाम दिया गया था। कुछ लोग इसे न्यूक्लियर मॉडल भी बोलते हैं। ये सब चीज एकदम जहन में बैठा रहना चाहिए, तब समझ में आएगा जब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन होगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, उसे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी दिया जाता है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट में लगा था, पूरा अल्फा पार्टिकल से लगातार बम्बार्डिंग करे जा रहा था डिफरेंट डिफरेंट मेटल सरफेस को, अलग अलग थिकनेस का लेके इसे कुछ मिल रहा था। सालों सालों लगाया इसने एक्सपेरिमेंट में। फिर इसने एक मजेदार चीज देखा। इसने गोल्ड फॉयल का बहुत ही थिन फॉयल, फॉयल समझते हो ना, अपन रोटी वोटी नहीं पैक करते हैं, उतना फॉयल, पतला सा, एकदम पतला सा, ऐसा, ये है गोल्ड फॉयल, मान लो इतना पतला, पेपर की तरह, इससे भी पतला गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट करा, अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डिंग कर। क्या देखा रदरफोर्ड? रदरफोर्ड ने देखा इस फॉयल, ये सपोज करो एक गोल्ड फॉयल है, ये सपोज करो रदरफोर्ड का क्या है, एक गोल्ड फॉयल है एकदम। हाँ सर, और इस पे रदरफोर्ड ने क्या किया? अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा। अल्फा पार्टिकल होता है क्या है, जरा सा समझना। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है। हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया जाता है। तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। और प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 2। न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 2। तो 4 हो जाएगा एटॉमिक नंबर और 2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। दोनों को निकालने के बाद बनता है हीलियम प्लस प्लस। प्लस प्लस का मतलब इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव का 2e के बराबर होता है। इसका चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव का 2e का चार्ज होता है। देखो, ये अल्फा पार्टिकल से क्या किया? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया इस गोल्ड फॉइल में। इसने क्या देखा जरा वो समझ। इसने देखा कि अगर कोई भी गोल्ड फॉइल है, सपोज करो उसका कोई न्यूक्लियस का फोटो, ऐसे ही बना रहा हूं मैं अभी फोटो किसका बना रहा हूं, ध्यान से देखना, न्यूक्लियस का। ये किसका फोटो बनाया मैंने? न्यूक्लियस का, समझाने के लिए सब कर रहा हूं। यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, सपोज कर लो, ये मैंने न्यूक्लियस का फोटो बना दिया इतना छोटा सा। अब ये क्या किया रदरफोर्ड ने? एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड फॉइल का, जिसमें यहां से इसका जो सेंटर है, देखो इसका एक सेंटर है, हाँ, इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, और अल्फा पार्टिकल और थिकनेस और पतला लाइन मुझे ड्रॉ करना चाहिए था, तब ज्यादा बढ़िया। एक लाइन ड्रॉ किया और यहां से अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराया डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे। तो अल्फा पार्टिकल का डिस्टेंस, ये जो न्यूक्लियस से पास होता हुआ लाइन है, और अल्फा पार्टिकल जो जाए जा रही है, उसके बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं बी इफेक्ट पैरामीटर। दोबारा से सुनो, ये जो अल्फा पार्टिकल यहां से लगातार बॉम्बार्डिंग किए जा रहे हैं, तो अलग अलग डिस्टेंस से अल्फा पार्टिकल जा रहा था। कैसे जा रहा था उसका एक डायग्राम दिखाना चाहता हूं मैं तुम्हें। सबसे पहले यह है एक्चुअल डायग्राम जिसके थ्रू एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। यहां से बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल आ रहा था, यहाँ पे गोल्ड फॉयल है, इसको इस तरीके से यहाँ से पास कराया जा रहा था, और सीधा स्ट्राइक होने के बाद अलग अलग जगह ये स्ट्राइक कर रहा था। ये पता कैसे चला? यहाँ पे हमने एक फ्लोरोसेंट मटेरियल का एक पेंटिंग कर दिया था ZNS का, जिससे ये पार्टिकल निकल निकल के इससे टकराता था, तो वहां पे चमकीली दिखती, चमक रहा था, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। इससे लोगों को पता चला हम तो दे रहे हैं सीधा, बट वो अल्फा पार्टिकल सीधा नहीं जा रहा है, कहीं कहीं एंगल पे जा रहा है।
ये अल्फा पार्टिकल में बाद में रदरफोर्ड ने बताया ये चीज कि भैया हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है जिसको कि इसने नाम दिया न्यूक्लियस। वहां से एक लाइन ड्रॉ करके एक अल्फा पार्टिकल के पाथ पे इसने बताया कि ये जो अल्फा पार्टिकल है जितना भी आ रहा है वो अलग अलग एंगल पे आ रहा है। जब यहाँ से एकदम से छोटा सा बी पे भेजा हमने, ये थोड़ा सा स्ट्राइक करता है। देखना इधर, दोबारा से समझने की कोशिश करना एक एक चीज। अगर कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ से आया तो ये थोड़ा सा क्या किया, यहाँ पे आया और इसके बाद ये क्या किया, एकदम से ऐसे बाउंस बैक कर दिया। मैं ये सब फोटो बनाऊंगा। दूसरा अल्फा पार्टिकल जब लिया इसने, ये क्या देखा, ये दूसरा अल्फा पार्टिकल कुछ इस तरीके के एंगल पे चला गया। जब तीसरा अल्फा पार्टिकल इसने लिया तो क्या देखा इसने, जल्दी से देखते चलो। इसने देखा कि यहां से जो एंगल है ये कुछ ऐसे एंगल पे चला गया। जब चौथा अल्फा पार्टिकल लिया इसने तो क्या देखा इसने, जल्दी से देखते चलो सारा कहानी। चौथा अल्फा पार्टिकल पे इसने क्या देखा, ये लाइट रे थोड़ा सा इधर की तरफ गया। सॉरी, अल्फा पार्टिकल हीलियम प्लस प्लस, नॉट लाइट रे। पांचवा जब देखा इसने तो क्या देखा इसने, जल्दी से बताओ। पांचवा जब देखा इसने तो देखा फिर से ये पार्टिकल जो है कुछ। और छठा जब देखा इसने तो देखा कि पार्टिकल, ये एटॉम है। एटॉम के अंदर ये छोटा सा पार्ट है न्यूक्लियस, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अब यहां से बहुत सारी चीज निकल के आएगा। ये तो मैंने जाने वाला चीज बताया। अब मैंने बीच में एक वर्ड यूज किया था, इंपैक्ट पैरामीटर। ये सारा एनसीईआरटी में है, अच्छे से समझो। क्या है ये इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, इंपैक्ट पैरामीटर होता है द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन द लाइन ऑफ अल्फा पार्टिकल और द मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से एक लाइन और अल्फा पार्टिकल के मोशन के एक लाइन का पैरेलल पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। इन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। क्लियर है। जब इंपैक्ट पैरामीटर बिल्कुल जीरो था, जब इंपैक्ट पैरामीटर बिल्कुल जीरो था, अल्फा पार्टिकल बिल्कुल इसी से कोलाइड करने ही वाला था, तब ये दिखाया गया कि ये अपने रास्ते से 180 डिग्री टर्न कर गया। ये 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल। जब ये बी का वैल्यू एकदम जीरो कर दो यहीं पे तो इसी लाइन से चला जाएगा। बी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अल्फा पार्टिकल का मोशन है, न्यूक्लियस से जो बन रहा है ये लाइन, पैरेलल जो दो लाइन है उसके बीच का परपेंडिकुलर। घटाते जाओगे घटाते जाओगे घटाते जाओगे तो इसी लाइन पे जब आएगा तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि इस लाइन के लिए बी का वैल्यू है जीरो। जब बी का वैल्यू जीरो है तब हमने देखा कि ये सीधा इससे टकरा के वापस आ गया। यानी कि इस केस में जो एंगल है स्कैटरिंग वो 180 डिग्री। यानी कि यहाँ पे जब इंपैक्ट पैरामीटर जीरो होता है तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग, और जब ये बी बढ़ते 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 इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तब ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चला जाता है तो हम इसे बोलते हैं 0 डिग्री। और बी जब लार्जर हो गया, बी टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे केस में थीटा जो हो गया वो 0 डिग्री। बाकी केसेस में क्या हुआ सर, जब यहाँ पे लाइट रे आई थी ये वाला, तब क्या हुआ था सर, तब ये एकदम ऐसे करके ऐसे बाउंस बैक हो गया था। जब ये यहाँ पे हुआ था तब भी ये ऐसे बाउंस बैक हुआ था। और जब ये तीसरे नंबर पे आया था सब ये ऐसा चला गया था। चौथे नंबर पे ये कुछ इस तरीके से चला गया था। पांचवें नंबर पे कुछ ये इस तरीके से चला गया था। और छठे नंबर पे फिर ये ऐसा चला गया। तो ये ट्रेजेक्ट्री ऑफ द अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के बाद समझ में आया, जिसमें हमने ये देखा कि ये पूरा एक्चुअल में एटॉम के अंदर था और ये छुटकी सा जो पार्ट है इसे हमने नाम दिया न्यूक्लियस। ये जहां से टकराया था वो न्यूक्लियस था, ऑल्दो एटॉम एज अ होल कुछ इस तरीके का था। अब यहां से बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके हमें बहुत सारा नॉलेज, देखते हैं क्या क्या मिला। ये हमारा एटॉम है और ये जो एटॉम है हमारा, इसके अंदर हमने क्या क्या देखा कि ये एक न्यूक्लियस है, यही काम नीचे भी हो रहा है। हाँ, और ये छोटा सा पार्ट न्यूक्लियस का है जो बीच में है। अब रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये बताया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाते हैं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एक 8000 में से वापस चला जाता है, और कुछ कुछ लार्ज एंगल से क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट कर जाता है। अब यहां से रदरफोर्ड ने तीन बातें बताई दुनिया वालों को कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटॉम इज वैकेंट। अब बहुत सारा पार्ट एटॉम का खाली है, तो
यहाँ पे इसीलिए ये सीधा चला जाता है, पहला बात बताया। दूसरा बात इसने बताया कि ये जो हीलियम है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब जा रहा था तो ये बाउंस बैक हो जा रहा है, ये जा रहा था तो ये रिपल्सन खा रहा है, रिपल्सन खा रहा है, ये नीचे भी हुआ है। तो इसका मतलब इसके अंदर में कहीं एक ऐसा चीज है जो इसके सारे मासेस को कंसंट्रेट कर रखा और वहां पे बहुत ही हैवी पॉजिटिवली चार्ज है। यहीं से उसने नाम दिया कि कोई ना कोई एक ऐसा चीज है जो बीच में है, सेंटर में है, यहाँ पे है, क्योंकि यहीं से बाउंस बैक हो रहा है वो, और उसे इसने नाम दिया न्यूक्लियस। और इसी ने, रदरफोर्ड ही पहला आदमी था जिसने बताया न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव को वो क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था। तो रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। रिपल्सन हो रहा है, इसीलिए इसने नाम दिया न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा चीज है जो पॉजिटिवली चार्ज है। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो न्यूक्लियस का है वो खाली है। और इसने एक और महत्वपूर्ण बात बताया, ये जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है ये बहुत ही छोटा है और इसीलिए ये बहुत ज्यादा खाली है। और इसने एक बहुत ही जबरदस्त बात बताया कि इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम, बहुत सारा पार्ट खाली होने का रीजन इसने बताया। देखो कितना खतरनाक वाला। इसने एक्सपेरिमेंट किया और भी एटॉम्स के साथ। इसने बोला चलो हाइड्रोजन वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं तुम्हें बताता हूं, मेरा रिजल्ट क्या बोलता है। किसने बोला, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने बोला ये न्यूक्लियस के बाहर, क्योंकि ये हमने अभी तक क्या सीख लिया है कि न्यूक्लियस का साइज है, कितना साइज है हमें पता है, कितना, जल्दी से बताओ। रेडियस ऑफ द एटॉम हमने अभी तुरंत निकाला हुआ था, 10 का पावर -10 मीटर के बाद। इसने, ये वो पहला आदमी था जिसने रेडियस ऑफ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, न्यूक्लियस के बारे में बात कर। इसने बोला रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन बाय, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का जो साइज है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को R0 से डिनोट करता हूं, वो लगभग 1 फेम्टोमीटर, मतलब 10 का पावर -14 टू 10 का पावर -15 के बराबर है। इसको बोलती है दुनिया फेम्टोमीटर। क्या बोलती है दुनिया, फेम्टोमीटर, FM। 1.1 FM जनरली होता है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। अब इसने बताया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका खाली इसलिए है क्योंकि अगर हाइड्रोजन की भी बात करो तो न्यूक्लियस का साइज और एटॉम के साइज में 10,000 गुना ज्यादा है। ये 10 का पावर 5 गुना ज्यादा है। देखो ये कितना ज्यादा है। एटॉम तो बड़े साइज में है इसलिए -10 है, कम पावर है, और यहाँ का पावर माइनस में ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा छोटा है। कितना, 10 का पावर 5 का रेशियो है इसका। देखो यानी कि रेडियस ऑफ एटॉम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर ये कैपिटल और ये स्मॉल क्यों लिखे जा रहे हो, ऐसे ही मन कर गया था इसलिए, ताकि तुम्हारा दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट करो, क्या लिख रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा है। एटॉम का रेडियस जो है वो 10 का पावर -10 है, जबकि न्यूक्लियस का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ये, वो 10 का पावर -15 है फेम्टोमीटर के। ये बहुत बड़ा है। और अगर इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन की बात करें एक, तो वो घूम कहाँ रहा है, इसने बताया वो ऑर्बिट में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इसने एक और बात करी रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूमता है, और यही वो बताया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, न्यूक्लियस यहाँ है, तो बीच का खूब सारा पार्ट है जो खाली, और वो दिख भी रहा है खाली है, क्योंकि एटॉम का जो साइज है वो 10 का पावर 10 मीटर के बराबर है, जबकि न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10 का पावर -15 है, और दोनों के बीच में 10,000 टाइम्स ज्यादा है एक दूसरे। बाकी जगह जो है वो कहाँ पे है, खाली है, और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में ये घूमता है क्योंकि ये न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, दोनों अट्रैक्ट करता है, और वो चीज जो फोर्स होगा वो 1/4πε0 Q1 Q2। Q1 इस न्यूक्लियस का चार्ज के बारे में बताया इसने, पॉजिटिवली चार्ज, तो उसको हम Z × E लिखते हैं, और E लिखते हैं, और डिवाइडेड बाय ये जो भी डिस्टेंस है, मान लो रेडियस R0 है, ये R0 R ऑफ एटम का होल स्क्वायर है, R ऑफ ऑर्बिट का होल स्क्वायर O लिख देते। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव कर रहा होता है। तो यहां से अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से 3-4 चीज हमारे दिमाग में सेट हुआ। इसको थोड़ा पॉइंट वाइज और समझ लेते हैं। ठीक है दोस्त,
तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो है उसको मैंने समराइज किया तुम्हारे लिए। देखो, पहला चीज हमने अभी तक सीखा है कि कोल्ड फॉइल पे जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पार्ट में मूव करता है और न्यूक्लियस का इसने डेफिनेशन दिया। इसने जेडएनएस लगा दिया यहाँ पे, और जैसे ही गोल्ड फॉइल से डिफरेंट डिफरेंट अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया तो वो कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, ये इसने देखा। इसने बोला कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉल्ड न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है, जिसके अंदर है प्रोटॉन पॉजिटिव चीज, और इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में इसी के चारों तरफ घूमता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के चलते। पहला बात इसने। दूसरा हमने देखा कि अगर पूरा एटॉम लें, एटॉम का साइज तो बहुत छोटा है, अगर वो पूरा का पूरा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट लिया होगा तो उसमें तो खूब सारे एटॉम्स होंगे। खूब सारे एटॉम को लिख के मैंने बताया। फिर इसने एक और चीज बताया कि होल मास ऑफ द एटॉम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पॉइंट कॉल्ड न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डेफिनेशन भी दिया। क्लियर है। और अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से उसने ये बताया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो खाली है और कुछ जो है वो एंगल पे क्या हो रहा है, जा रहा है। और जब इंपैक्ट पैरामीटर भी 0 होता है तब 180 डिग्री पे टर्न लेता है। और ये बताया एनसीईआरटी के एक डायग्राम से मैंने। और वो क्या बताया मैंने एनसीईआरटी के एक डायग्राम से, ये अल्फा पार्टिकल इस तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का। और इस तरीके से जब सोर्सेस ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आया ये गोल्ड फॉइल से, तो ये अलग अलग एंगल पे स्कैटर्ड कर रहा है। हमारे पास एक डिटेक्टर था, जिस माइक्रोस्कोप था, और यहाँ पे जेडएनएस लगा हुआ है, जहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है वो मुझे पता चला। और इस तरीके से ये स्कैटरिंग एंगल हमने निकाला। ये गेजर एंड मार्शन एक साइंटिस्ट थे, उसने इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को बनाया था। तो एनसीईआरटी के 2 डायग्राम में ये नाम मेंशन है, तो तुम्हें भी याद रखना है ये। ठीक है, क्लियर है। तो ये एनसीईआरटी से डायग्राम मैंने लिया है और यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है 1 in 8000 जो है वो क्या हो रहा है, बैकवर्ड स्कैटरिंग हुआ है इसका। तो ऐसे जो आया लाइट रे वो बिल्कुल बैकवर्ड स्कैटरिंग हुआ है, वो 1 in 8000 हुआ है। और इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को किसने दिया था, यह है गेजर एंड मार्सन एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट किया है इसने। ये ध्यान रखना है ये सब चीजें, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। अब हमें कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी का एक लाइन इंपॉर्टेंट है और बाद के जो इंटेक्स्ट वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो एकदम ध्यान से ये एनसीईआरटी के लाइन से मैंने निकाला है। अब ये सारे चीज को मैंने समराइज कर दिया एक जगह। ठीक है, तो पहला चीज मैंने क्या बताया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल एंड प्रोड्यूस फ्लैशेस। फ्लैशेस मतलब वो जो लाइट था वो जेडएनएस के चलते ऑन द स्क्रीन एज इफ देयर वर नथिंग इनसाइड गोल्ड फॉइल। क्योंकि गोल्ड फॉइल के अंदर कुछ भी नहीं है तभी वो स्ट्राइक करा है ऐसा और फ्लैशेस लगाया है। 10 एटॉम इज हॉलो। एटॉम कैसा है, खाली है। फ्यू पार्टिकल्स कोलाइड्स विद द एटॉम ऑफ द फॉइल व्हिच हैव स्कैटर्ड। कुछ पार्टिकल स्कैटरिंग हुआ जिसका एंगल 0 से लेके 180 तक कुछ भी था, यही बताया मैंने अभी तुरंत। रिफ्लेक्टेड थ्रू द कंसिडरेबल लार्ज एंगल, few particle even turned back towards the source itself। और ये कैसा हुआ, 1 in 8000 टकराया और सीधा इधर ही आ गया। इससे क्या पता चला कि द इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड द ऑलमोस्ट होल मास ऑफ द एटॉम इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ स्मॉल सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो यहां से इसने क्या दिया, डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियस। यहां से डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये सारा चीज को हम अगर कंक्लूड करें तब इसने एक और बात बताया, द इलेक्ट्रॉन कुड नॉट डिफ्लेक्टेड द पाथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी ने इस बात को मेंशन किया है कि जब ये अल्फा पार्टिकल था और इसके अंदर ये कोई भी जो न्यूक्लियस है इसके अंदर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, खूब सारे, हर एक के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है तो होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्ट भी तो करेगा। तो वो लास्ट लाइन मैंने लिखा है वही लिखा है, पढ़ो दोबारा से, एनसीईआरटी से उठाया गया लाइन है। ये मेंशन है एनसीईआरटी में, देखो, द इलेक्ट्रॉन्स कुड नॉट डिफ्लेक्टेड द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल जो है उसका जो मास है बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, 9.1 × 10⁻³ kg।
जबकि अल्फा पार्टिकल हीलियम है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन है, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.672 इंटू 10 का पावर माइनस 27 kg है। ये 10 का पावर माइनस 27 है, वो 10 का पावर माइनस 31 है भैया। तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा हैवियर है, तुम समझ पा रहे हो? 10 का पावर 4 टाइम्स हैवियर है, 10 का पावर 4 टाइम्स हैवियर है। बोलो, तो इसीलिए हमने यहां पे लिखा कि अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा मोमेंटम लेके जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैपेबल नहीं है अल्फा पार्टिकल के पाथ को कुछ भी चेंज करने के लिए। ये लाइन बहुत बार एनसीईआरटी में क्या, इसलिए ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, किसको? अल्फा पार्टिकल के पाथ को। याद रखना, ये लिखा है इलेक्ट्रॉन कुड नॉट डिफ्लेक्ट द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट। एकदम एनसीईआरटी का लाइन है, ध्यान रखना, यही लाइन मेंशन हुआ है। तो अब हमें क्या समझ में आया कि अभी तक का जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन बाद में आया था एक्सपेरिमेंट करके, लेकिन अब हमें पता है तो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, ओके, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूम रहा होता है, ओके, और इसका जो रेडियस है वो 10 का पावर 10 है, जबकि इसका जो रेडियस है किसका 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 इस न्यूक्लियस का, वो 10 का पावर माइनस 15 है। तो ये जो रेडियस है वो हमने स्मॉल आर से डिनोट किया था, तो इसको स्मॉल आर डिनोट कर देते हैं, आर नॉट, और इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट कर दिया था, आर ऑफ न्यूक्लियस। तो ये 10 का पावर माइनस 15 मीटर के रेंज का है, और ये 10 का पावर माइनस 10 मीटर का रेंज का है। बोलो, मजा आया क्या? सर बहुत। तो अब हमने देखा है कि जितना पॉजिटिवली चार्ज है उतना ही निगेटिवली चार्ज है, और एटॉम एज अ होल क्या है, इंटायर एटॉम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। जितने न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बराबर है ये। और सारा का सारा जो अभी तक हमने सुना, समझा, देखा, उससे हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा है, घूम रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ये रदरफोर्ड ने दिया। सो Rutherford 1911 proposed a new type of model of atom. According to this model, the positively charged of the atom instead of being uniformly distributed, जो बोला था इसका टीचर कौन, थॉमसन ने, कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसने बोला नहीं, पॉजिटिव चार्ज एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में, और वो जो वॉल्यूम है वो बहुत छोटा है डायमीटर में, 10 का पावर माइनस 13 मीटर है, 10 का पावर माइनस 15 भी लिखा रहता है, ध्यान रखना, माइनस 15 मीटर है डायमीटर में, दैट इज सेंटर। एंड ये जो है दिस सेंट्रल कोर नॉट कॉल्ड न्यूक्लियस, और इसने डेफिनेशन न्यूक्लियस है ना, इज सराउंडेड बाय द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये दोनों मिलके पूरा एटॉम का फॉर्मेशन होता है। तो रदरफोर्ड ने ये सारी बातें हमें बहुत बढ़िया तरीके से। अब एक और डायग्राम एनसीईआरटी में है, उसको जरा सा देख लें। ये डायग्राम भी एनसीईआरटी में है। ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है जरा समझने की कोशिश। यहाँ पे कुछ ये सॉलिड पॉइंट्स हैं, सॉलिड पॉइंट एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये सर्कल जो स्फेरिकल पॉइंट्स हैं इसे, और ये जो लाइन है ये एजम्पशन है, इन सबको मिला मिला के ऐसा बना होगा। ये बता क्या रहा है, ये जो स्कैटरिंग एंगल मैंने बोला, और यहां पे नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल डिटेक्टेड है, कितना पार्टिकल डिटेक्ट किया, उसमें से कितना एंगल मिला उसे। तो उसने देखा कि 10 का पावर 7, 10 का पावर 7 देखो कितना ज्यादा है, 10 लाखों लाखों पार्टिकल को देखा, तो उसने देखा कितना डिग्री डेविएट हुआ है, देखो लगभग 1-2 डिग्री डेविएट हुआ है, यानी कि 1 से 2 डिग्री डेविएट होने वाले पार्टिकल इतने थे जो कि बिल्कुल नहीं डेविएट हुआ। इसका ये मतलब है, मतलब ऐसे जा रहा है और थोड़ा सा ऐसे हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि न्यूक्लियस का पॉजिटिवली चार्ज है, समझो बात को। एनसीईआरटी का डायग्राम है, कभी भी आ सकता है, देखो स्कैटरिंग एंगल वर्सेस नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल का क्या बता रहा है कि 10 का पावर 7 पार्टिकल जो है वो 1 से 2 डिग्री तक डेविएट हुआ। फिर देखा जब ये इसी तरीके से 10 का पावर 6 जो है वो फिर से यहाँ पे 5 डिग्री तक डेविएट हुआ, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है वो डेविएशन थोड़ा सा शो कर रहा है, इतना नहीं, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये भी 1 डिग्री समझ ही रहे हो तुम लोग, 1 डिग्री कितना ही होगा सर, ऐसे करके ऐसे कर दूंगा तो ये 30 डिग्री हो गया,
है कि नहीं? ऐसे करके ऐसे ही चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ये बोलना चाह रहा है 10⁻7 जो डिटेक्ट हुआ पार्टिकल का 1 से 2 डिग्री तक। 0 से 20 के बीच में अगर देखो यहाँ पे तो ये 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7 यानी कि इन तीनों का सम करो तो इतने पार्टिकल डिटेक्ट हुए जिसमें कि 5 से 10 डिग्री भी डेविएशन नहीं था। तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, इससे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कुछ कर नहीं पा रहा है, न्यूक्लियस ही कर पा रहा है। न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है स्कैटरिंग एंगल 0 से 20 डिग्री तक। और बाद में जब तुम देखिए यहाँ पे 180 डिग्री तक एग्जैक्ट नहीं पहुंचाया है इसने, 180 डिग्री तक 8000 में एक गया। बहुत ही कम पार्टिकल डिटेक्ट हुए इसे का जो एंगल है स्कैटरिंग वो 180 को अप्रोच कर पाएगा। तो ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का कुछ डेटा से प्लॉट किया गया है। ये सॉलिड जो दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, यहाँ स्फीयर, वो एग्जैक्ट डेटा है, बाकी ये मिलाया गया है एजम्पशन से। ठीक, तो अभी तक हमने एनसीईआरटी का ये वाला पोर्शन को पूरा खत्म किया। अब कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे बने। न्यूमेरिकल एक दो इम्पैक्ट पैरामीटर पे बनता है। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ सेंटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन कौन से है? वन ऑफ द लाइन इज पासेस थ्रू द towards the motion of the alpha particle, another is the parallel line to the motion of the particle passing through the nucleus। दो चीज है, एक लाइन न्यूक्लियस से पास होता जा रहा है, दूसरा अल्फा पार्टिकल के मोशन से है, और इन दोनों लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे बोलते हैं दुनिया क्या? इम्पैक्ट पैरामीटर। उस पर डिपेंड करता है। अभी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जरा इसको समझ लेते। जैसे सपोज करो ये कोई न्यूक्लियस है और यहाँ पे न्यूक्लियस में सपोज करो कोई भी एक एटॉमिक नंबर है जेड। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। जेड क्या है? देख लो, जेड क्या है मेरे दोस्त? एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर है, ओके। और कोई भी न्यूट्रल एटॉम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, और न्यूट्रल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, तो एटॉमिक नंबर एक्चुअल में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे जेड इंटू ई का चार्ज है मान लो सेंटर पे, ओके। अब यहाँ पे जेड एटॉमिक नंबर है। अब ए से डिनोट करते हैं किसको? एटॉमिक मास नंबर को, एटॉमिक मास नंबर को, ओके। तो यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर में दो चीज है, एक प्रोटॉन है और एक, जल्दी से बताओ, न्यूट्रॉन है। और जो न्यूट्रल एटॉम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है, और ये जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। ठीक है सर, ये चीज हमें ध्यान रहेगा। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करते हैं। मान लेते हैं कि फार अवे पॉइंट, फार अवे पॉइंट, फार अवे पॉइंट, फार अवे जब भी बोलते हैं तो हम मानते हैं इससे बहुत दूर, यानी कि इन्फिनिटी पे हो। एक कोई भी एक अल्फा पार्टिकल को मैंने काइनेटिक एनर्जी दी, अल्फा पार्टिकल का मास m होगा, इसको मैंने v वेलोसिटी दे दी, यानी कि इसको मैंने काइनेटिक एनर्जी दिया। कितना दिया? हाफ मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इनटू स्क्वायर। मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल कितना होगा जल्दी बताओ? 4 टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन। और मास ऑफ द प्रोटॉन कितना है जल्दी बताओ? 1.672। ये बहुत छोटा होता है, न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है, 1.674 इंटू 10 का पावर -27 kg होता है। ये ध्यान लेते जा रहे हो? हाँ सर। अगर किसी अल्फा पार्टिकल को फार अवे पॉइंट से v वेलोसिटी दिया, अल्फा पार्टिकल है क्या एक्चुअल में? ये हीलियम प्लस प्लस न्यूक्लियस है, इसका मतलब इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है? बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये जब आता है इसके पास, आता है एक जगह पे आके फिर वापस चला जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला कलर चेंज करता हूं, ये जो डिस्टेंस है इसको दुनिया ने क्या नाम दिया? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, को मैं कैपिटल डी, डिस्टेंस ऑफ क्लोज को मैं कैपिटल डी का, इसके ऊपर क्वेश्चन खूब। अब ये देखो यहाँ, ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर क्या है? जेड पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। हाँ सर, बहुत ही बढ़िया, ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर चार्ज है सर, बहुत सुंदर। अब ये और ये दोनों में रिपल्शन हुआ, ये जो वेलोसिटी को लेके जा रहा है उसको ये रिपेल करके रोका है, यानी कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हुआ है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हुआ तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिखाया था तुम्हें, फार अवे पॉइंट पे इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इसे मिल गया है।
जब ये यहां पे गया तो क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब ये कहां तक गया, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, का मतलब है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। आया बात समझ में, डिस्टेंस बिटवीन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस, ये हमें निकालना है, ये निकाल लेते हैं अपन। तो यहां पे कैसे निकालेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से, क्योंकि यहां पे कहीं पे हम मानते हैं कोई भी लॉसेस नहीं हुआ एनर्जी का, इसके पास पहले से पोटेंशियल एंड काइनेटिक कितना है और यहां पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कितना है, वो दोनों को हम बराबर करें, क्योंकि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी और ये सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो जब इन्फिनिटी पे रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखो यानी कि इन्फिनिटी पे, और पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखो जब ये क्लोजेस्ट अप्रोच पे आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे ये जो है ये यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, काइनेटिक हाफ mv² है, देखो है ना, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी वो कितनी होगी 1/4πε0 Q1 Q2। तो Ze इंटू 2E, बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, Ze इंटू 2E ये होता है 1/4πε0 Q1 QT बाय R। क्या है सर बताओ मुझे जरा सा, ये जो चीज तुमने निकाला है ये पोटेंशियल एनर्जी, दोनों पॉजिटिव है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, और यहाँ का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बताओ, कोई भी चीज रुका होगा तभी तो मिनिमम डिस्टेंस होगा, अदरवाइज थोड़ा और चला जाता। यहाँ का जो वेलोसिटी है वो जीरो है, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी, और यहां से अपन ये डी वाला चीज को निकाल पाए, आया समझ में। तो जब तुम ये वाला डी को निकालते हो तो तुम्हारे सामने बहुत बढ़िया सा एक रिजल्ट आ रहा है, देखो ये डी को ऊपर कर दो, ठीक है बहुत बढ़िया। अब देखो ये 2 को ऊपर कर दो, हाँ सर, तो ये 2 और ये 2 मिलके कैंसिल आउट हो जाएगा 4, क्या बोलते हो, कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ सर। तो ये 2 से और ये 4 और ये 2 खत्म हो गया, ये m नीचे आ जाएगा, ये Ze ऊपर होगा, ये भी नीचे आ जाएगा, तो Ze², देखो ये क्या हो गया Ze² डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया πε0, लिखते जा रहे हो, हाँ सर, और ये वाला क्या हो जाएगा mv², ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख लिया। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है t वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास है जो पार्टिकल को है, अल्फा पार्टिकल फेंका तो अल्फा का मास है, तो और को फेंका होगा तो किसी और का मास, समझ में आया। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पहला इंपॉर्टेंट बात, ये जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। दूसरा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/v² के, जा रहे हो, v² के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, m के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल है अगर पूछेगा तो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच z के प्रोपोर्शनल। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, चलिए फटाफट से देख। तो ये क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस देखो 16 में आया, बोला व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v, अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v bombarded on a heavy nucleus of charge Ze, देखो सेम क्वेश्चन पूछा है, हैवी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Ze, Ze का चार्ज के ऊपर बॉम्बार्ड किया गया, ओके सर बहुत ही बढ़िया बात है। अब क्या है जल्दी से देखते हैं फटाफट से, बोल रहा है इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन, अभी तुरंत कैलकुलेट करके बताया था कि यहाँ से आके ऐसे जाएगा, और ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ये डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m है। तो कितना मजा आया, जिसको याद होगा वो तुरंत से टिक करके निकल के 4 मार्क्स अपनी झोली में ले लेगा, ठीक है ना दोस्त, यस सर। चलिए अगला देखते हैं, फिर से देखो 2010 का क्वेश्चन, बोल रहा है अल्फा पार्टिकल अल्फा न्यूक्लियस पर काइनेटिक एनर्जी दे दिया हाफ mv², तो भैया मास होगा m और वेलोसिटी होगा v, यही तो मतलब हुआ, क्या बोलते हो, अल्फा पार्टिकल मास हो गया m और वेलोसिटी हो गया v, ऐसा ही कुछ होगा। बॉम्बार्ड्स अ हैवी न्यूक्लियर टारगेट ऑफ चार्ज Ze, फिर से बॉम्बार्ड किया इसने, हैवी न्यूक्लियर चार्ज ऑफ चार्ज Ze, देखो फील करते जा रहे हो, बोल रहा है देन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द अल्फा न्यूक्लियस विल बी प्रोपोर्शनल,
तो यहाँ पे v मास z सब दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तुरंत सिखाया था कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 m, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। देखो ये सारा कुछ तो बताना जरूरी। तो डिवाइडेड बाय जेड गलत हो गया, प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर गलत हो गया, प्रोपोर्शनल टू वी का पावरफुल गलत हो गया, यही सही हुआ बस। तो इसने सब कुछ को यूज कर लिया, एक याद रखने से काम नहीं चलता, पूरा का पूरा इससे डेरिवेशन यूज कर लिया। देखा ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फाइनल रिजल्ट है, ये जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, वो नीचे लिख रखा था, वी स्क्वायर ऊपर लिख रखा था, एम नीचे लिख रखा था। इसके ऊपर हमने बहुत बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो मैंने ढूंढा है तुम्हारे लिए, बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन कभी भी आ सकता है, क्योंकि रदरफोर्ड न्यूक्लियस को बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में 2-3 पेज तक पढ़ाया गया है। देखो इंपैक्ट पैरामीटर मेंशन किया है एनसीईआरटी ने, तो इसीलिए क्वेश्चन मैंने लिखा। अभी तुरंत बताया था कि जब कोई न्यूक्लियस है, सपोज करो न्यूक्लियस है मेरे दोस्त, और यहाँ पे अगर ये 0 डिग्री पे आया है, ऐसे आया है मान लो, तो इसका जो बॉम्बार्डिंग हुआ था एकदम 0 डिग्री का इंपैक्ट पैरामीटर पे, वो बाउंस बैक कर दिया था। इसको बोलो हाँ है ना, यस सर। तो ये क्या किया था, बाउंस बैक कर गया था। बोलो मजा आया। ये जो इंपैक्ट पैरामीटर है वो एक्चुअल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इनके बीच का, जो भी अल्फा पार्टिकल जा रहा है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। बोलो ये बी जब 0 हो गया, तब ये जो एंगल है वो कितना हो गया, 180 डिग्री। यही पूछ रहा है देखो, in Rutherford scattering experiment what will be the correct angle of scattering, correct angle for alpha scattering for an impact parameter b। तो b जब 0 है तो अल्फा 180 डिग्री का होगा, और b जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, लार्ज वैल्यू ऑफ b हो जाएगा बहुत ज्यादा, तब वो सीधा भी जाएगा, और कुछ b का कुछ फाइनाइट वैल्यू के लिए वो 90 डिग्री भी होगा। ये सारी चीजों का ख्याल रखें। चलिए तो अब बेटा अपन बहुत ही मजेदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मॉर्निंग में न्यूटन्स लॉ बहुत धुआं चल रहा है, और इवनिंग में मॉडर्न फिजिक्स लगभग कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि एक लेक्चर और लेंगे बोर्ड का, और तीसरे लेक्चर में पूरा बोर्ड खत्म हो जाएगा, और 2 लेक्चर में न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा खत्म हो जाएगा 2 लेक्चर में। अपना कौन सा खत्म हो जाएगा, सेमीकंडक्टर। तो ये जो 36 मार्क्स का कैप्चर किया है हमने, वो पूरा हम कर लेंगे, जल्दी से कर लिया ये सब। तो फिर से स्टार्ट करेंगे क्या, सबको पहले कंप्लीट करेंगे, फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर। तो 12 लगभग बहुत जल्दी निकलने वाला है। अब सिर्फ एक चैप्टर बहुत बड़ा बचा हुआ है, वो है रे ऑप्टिक्स, लेकिन वो बहुत धुआंधार करेंगे। तो अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा है तो यार एक सब्सक्राइब कर दो, उसमें कोई पैसा तो लग नहीं रहा है तुम्हारा, वैसे पढ़ने का भी पैसा नहीं लग रहा है, मैंने फ्री कर रखा है। और एक शेयर जरूर करो सब लोग, ताकि ये लेक्चर उन बच्चों तक पहुंच पाए जिनको इनकी ज़रूरत है, और खूब सारे लोग को इसका फ़ायदा हो, और मुझे इनसे मोटिवेशन मिलता है, मैं और कुछ तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, मिलेंगे एक और मस्त और धमाकेदार सेशन कल, तब तक के लिए बाय।